गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डायबिटीज है वो एक बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज होती जा रही है। मोस्ट कॉमन डिजीज क्या मतलब हर दूसरे या तीसरे बंदे को आजकल डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस कि डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, it is a metabolic disorder in which hypoglycemia occur due to deficiency of insulin and inability of body to use the insulin। मतलब कि क्या है, जो डायबिटीज मेलाइटस है ना उसके अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है, जो इंसुलिन है ना उसकी क्या हो चुकी है, डेफिशिएंसी। मतलब कि क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके कारण अपन को क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन देखने को मिल रही है। साथ में यहां पर एक और लाइन लिखी हुई है, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू यूज द इंसुलिन। मतलब कि इसके अंदर क्या हुआ कि जो बॉडी है वो इंसुलिन तो बना रही है बट वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बना रही है, या फिर उसका जो अमाउंट है वो प्रॉपर है बट जो ग्लूकोज लेवल है वही बॉडी में ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एडिक्वेट अमाउंट के अंदर इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है बॉडी को। इसलिए क्या हो रहा है, इंसुलिन की कमी हो रही है और बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है। अब अपन बात करते हैं कॉजेज। ठीक है, कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये जनरल कॉजेज है। ठीक है, जनरल कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस सबसे पहला आता है ड्रग्स। ठीक है, कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जिनका अगर पेशेंट इनटेक करेगा तो उसका चांसेस है कि शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहला आता है शुगर कंटेनिंग सिरप्स। ठीक है, शुगर कंटेनिंग सिरप जैसे कि आपने कॉमन देखी होगी कफ सिरप्स। ठीक है, कफ सिरप्स आती है, मोस्ट कॉमन है कफ सिरप्स, जिनके अंदर क्या होता है, शुगर का अमाउंट होता है, जिसके कारण क्या है, चांसेस है कि बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। साथ में आते हैं स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स को आप स्टार मार्क लगा लीजिए। स्टेरॉइड जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही जो स्टेरॉइड होता है ना, हाईली चांसेस है वो क्या करेंगे, बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास में आता है एंडोक्राइन डिजीज। एंडोक्राइन डिजीज मतलब कि जो ग्लैंड है उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज है। ठीक है, ग्लैंड उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज है जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहला आता है इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कौन सी ग्लैंड से निकलता है, वो निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल हो गया इंक्रीज, जिसके कारण क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल भी हो जाएगा इंक्रीज। साथ में आता है इंक्रीज ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन अपनी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर एक सेल होती है अल्फा सेल। ये किसका सिक्रीशन करती है, ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, और इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल क्या निकालेगा, बीटा सेल निकालेगा इंसुलिन। ठीक है, तो जो पैनक्रियास ग्लैंड है ना, अगर मान लो उसके अंदर कोई ट्यूमर हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया ट्यूमर, है ना, ट्यूमर में क्या होता है, सेल इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, ज्यादा इंसुलिन ज्यादा ग्लूकागोन निकलेगा। ठीक है, हो सकता है इंसुलिन ज्यादा निकल जाए, बट अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस, जिसके अंदर क्या होगा, इंसुलिन जो है वो तो हो जाएगा कम और ग्लूकागोन जो है वो क्या निकलने लग जाएगा, ज्यादा निकलने लग जाएगा। ठीक है,
और साथ में क्या होता है, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन बढ़ता है ना तो वो किसको कम करता है, वो इंसुलिन को कम करता है। मतलब ग्लूकागॉन इंक्रीज तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा इंसुलिन के ऊपर। इसके बाद में आता है हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, जो टीएसएच होता है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो तो हो जाता है कम, ठीक है, T3 और साथ के अंदर T4, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं बॉडी के अंदर इंक्रीज, ठीक है। अब इनके इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जीआई के थ्रू। मतलब कि क्या होगा, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इन जीआई। मतलब कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर वो किसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, ग्लूकोज का। तो सीधी सी बात, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन जो है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। अब आता है पैनक्रिएक्टोमी। मतलब कि अपन ने क्या करा, पैनक्रियास को रिमूव कर दिया, पैनक्रियास को अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। पैनक्रियास ही नहीं रहेगा तो फिर इंसुलिन भी निकलेगा ना, ग्लूकागॉन निकलेगा, और बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो इंटेक होता रहेगा। करते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस की, कि जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा नाम क्या है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है वो क्या कहलाता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। साथ ही में जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है वो क्या कहलाता है, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ऑनसेट होता है ना वो 20 ईयर से पहले हो जाता है। कि मतलब अगर कोई बच्चा है तो उसको भी डायबिटीज देखने को मिलेगी तो वो कौन सा कहलाएगा, वो टाइप 1 डायबिटीज कहलाएगा, ठीक है। कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का जो ऑनसेट होता है ना, ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस अकर्स बिफोर 20 ईयर्स, ठीक है। और क्यों होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है इसके अंदर जो होगा ना, इसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं होगा। मतलब कि जो हो सकता है कि जो बच्चा है ना उसके अंदर बीटा सेल प्रेजेंट ही नहीं हो एट द टाइम ऑफ बर्थ, या फिर ऐसा कोई कॉज हो गया होगा जिसके कारण क्या होगा, जो उसका बीटा सेल है वो क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। अपन ने भी बात की, इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या है, कि आपको इस पेशेंट को तो इंसुलिन देनी ही देनी है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रही है, ठीक है। इट इज ड्यू टू एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। मतलब आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन तो देनी ही देनी है क्योंकि जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन है ही नहीं, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के कॉजेस की। सबसे पहला आता है पैनक्रिएक्टोमी। मतलब अपन ने क्या करा, पैनक्रियास को रिमूव कर दिया। दूसरा आता है बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब कि या तो कोई इंजरी के कारण या फिर अदर डिजीज के कारण या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण क्या हुआ, जो बीटा सेल्स है वो क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण क्या है, अब इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तीसरा जो कॉज आता है वो आता है हेरिडिटी। क्या मतलब, ये वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं ना, उसका तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम आता है अपने पास के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट। अब कीटोन बॉडीज किसके अंदर पड़ी मिलेगी, तो जब अपन यूरिन एनालिसिस करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, जब यूरिन एनालिसिस करेंगे ना तो अपन को क्या मिलेगी, कीटोन बॉडी मिलेगी। कीटोन बॉडी क्या होगी, उसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसके बाद में आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब चेक करेंगे, अपन करेंगे पेशेंट का एबीजी।
ठीक है, एबीजी की फुल फॉर्म होती है आर्टीरियल ब्लड गैसेस। तो अपन जब पेशेंट का एबीजी करेंगे तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, अपन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद में आता है वेट लॉस। ठीक है, ये क्लासिकल फीचर होता है। ठीक है, क्लासिकल फीचर होता है किसका, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का। ठीक है, आपने देखा होगा अधिकतर लोगों के अंदर जिसको भी डायबिटीज होती है ना, उसका वेट जो होता है वो ज्यादा होता है। बट जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होगी ना, उसके अंदर जो पेशेंट का जो वेट होगा ना, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब जो पेशेंट होगा कैसे दिखेगा, थिन देखने को मिलेगा। अब आता है अपने पास के अंदर नेक्स्ट टाइप, जिसका नाम है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, अब अपन को देखने को मिलता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस तो खत्म हो गया, अब अपने पास में आता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इसको अपन बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये जो है ना, ये बिल्कुल भी इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन तो होता है, इंसुलिन आर प्रेजेंट। ठीक है, बट उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होगा, कम होगा, बट लेस इन अमाउंट। उसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, इसको अपन स्नेल डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कब होता है, ये अक्कर होता है 40 इयर्स ऑफ एज, मतलब कि ओल्ड पेशेंट, मतलब कि एक सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी अपन ने बात करी इट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। कि जो इंसुलिन है ना, उसकी क्या हो चुकी है, डेफिशिएंसी हो गई है, जिसके कारण अपन को क्या देखने को मिल रहा है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और क्या होता है, इंसुलिन इज सफिशिएंट बट देयर इज रिसेप्टर डेफिशिएंसी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है ना, एक दो कंडीशन देखने को मिलती है। पहला, इंसुलिन जो है ना, उसका अमाउंट हो चुका है कम। ठीक है, पहली तो ये कंडीशन है। दूसरा आता है कि इंसुलिन जो है उसका अमाउंट है एडिक्वेट। ठीक है, इंसुलिन का अमाउंट है एडिक्वेट, बट जो उसके इंसुलिन रिसेप्टर है ना, बट रिसेप्टर क्या हो चुके हैं, कम। तो ये दो कंडीशन के कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो हो जाएगा कम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन रिस्क होता है ना, इसको आप 5 स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज मेलाइटस। के मतलब अगर कोई पेशेंट है, उसका वेट जो है वो ओवरवेट है, तो हाईली चांसेस है उसको आगे चलकर क्या कॉज हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो जाएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की। तो यहां पर अपन को क्या देखने को मिलेगा, यहां पर कीटोन बॉडी एब्सेंट होगी, कीटोन बॉडी क्या होगी, एब्सेंट होगी। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर प्रेजेंट थी, बट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर कीटोन बॉडी एब्सेंट है। ठीक है, साथ में जो दूसरा साइन एंड सिम्टम क्या आएगा, मे बी वेट गेन बट नो वेट लॉस। क्या मतलब हो सकता है या तो उसका वेट जो है ना वो नॉर्मल रहेगा, उसका वेट जो है वो हो सकता है या तो नॉर्मल रहे, ठीक है, या फिर उसका वेट जो है वो गेन हो जाए, बट वेट लॉस तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आता है अपने पास के अंदर जो तीसरा टाइप आता है डायबिटीज मेलाइटस का, वो आता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ना, ये बेसिकली होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस।
ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये क्यों होता है, इसकी अपन थोड़ी बात करते हैं। क्या होता है, जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन, ठीक है, ठीक है, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो ये बनाई अपन ने, ये होता है फीमेल का साइन और ये होता है फीमेल प्रेग्नेंट का साइन। तो जब प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्लेसेंटा जो होती है ना वो कुछ हार्मोन निकालती है, जैसे कि आपने नाम सुना है ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एचसीजी। ठीक है, ईस्ट्रोजन है ना, प्रोजेस्टेरोन, और साथ में निकलता है एक ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसका नाम होता है HPL। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है अपने पास के अंदर HPL। HPL की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें ना तो इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर इंसुलिन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होगा, इस हार्मोन के कारण जो प्रेगनेंसी के अंदर जो इंसुलिन है ना उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप। ठीक है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो अब इंसुलिन चाहे कितना भी निकले उसका प्रेगनेंसी के ऊपर और ग्लूकोज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पर क्या बढ़ता रहेगा, ग्लूकोज। ठीक है, इसीलिए जो प्रेगनेंसी होती है ना, ठीक है, प्रेगनेंसी इज अ ठीक है, तो क्या होता है ना, ग्लूकोज बढ़ रहा है तो क्या होता है, प्रेगनेंसी इज अ डायबेटोजेनिक कंडीशन, डायबेटोजेनिक स्टेट। ठीक है, कि जो क्या हो रहा है, जो HPL है ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसने क्या करा, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा दिया प्रेगनेंसी के अंदर। अब जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया ना तो चाहे कितना भी इंसुलिन निकल जाए ग्लूकोज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ग्लूकोज जो है वो बॉडी में क्या रहेगा, बढ़ता हुआ रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और पेशेंट जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया में चल जाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी को अपन क्या बोलते हैं, डायबेटोजेनिक कंडीशन या डायबेटोजेनिक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और कितने वीक्स के अंदर इसका ज्यादा होता है, 24 से 28 वीक्स और प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है ना, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 24 से 28 वीक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर। ये जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जब अपने आगे ओबीजी की और क्लास आएगी तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और उसके अंदर अपन एक को टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, या फिर डायबिटिक मदर बेबी भी आपने सुना होगा उस टॉपिक का नाम। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, अपने पास के अंदर आता है क्लिनिकल फीचर्स। ये कौन से क्लिनिकल फीचर है, ये अपने पास के अंदर जनरल, ठीक है, जर्नल क्लिनिकल फीचर्स है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के क्लिनिकल फीचर अलग पढ़े थे, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के क्लिनिकल फीचर अलग पढ़े, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के क्लिनिकल फीचर अलग पढ़े। अब अपन पढ़ेंगे जनरल क्लिनिकल फीचर। सबसे पहला आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होगा, बार बार उसको यूरिनेशन की अड़ जाएगी और उसको लार्ज अमाउंट के अंदर यूरिन पास आउट होगा। फिर आता है पॉली एफेजिया। पॉलीएफेजिया का मतलब क्या होता है, उसको ना बार बार कुछ भूख लगेगी, हो सकता है एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाए। फिर आता है पॉलीडिस्पिया, बार बार प्यास लगना और पेशेंट हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता रहेगा। फिर आता है ग्लूकोज यूरिया, मतलब उसके यूरिन के अंदर क्या मिलेगा, ग्लूकोज।
ठीक है, यूरिन के अंदर क्या मिलने लग जाएगा, ग्लूकोज, उसको बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया। ठीक है, और जब डायबिटीज मेलेटस अपने सीवियर कंडीशन में जाता है ना, तो वो क्या करता है, नर्व्स को डैमेज करना चालू कर देता है, जिसके कारण नमनेस देखने को मिलती है, फटीग देखने को मिलेगा, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन में क्या होता है, वुंड। ठीक है, वुंड को ये ड्राई नहीं होने देगा। ठीक है, वुंड को ये ड्राई नहीं होने देगा, जिसके कारण क्या होगा, वुंड ड्राई नहीं होगा तो उसके अंदर ग्रोथ भी नहीं होगी और वो वापस ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो क्या करेगा, वहां पे शुगर कंटेंट बढ़ाएगा, और शुगर कंटेंट जब तक रहेगा, वुंड जो है वो ठीक नहीं हो सकता, वो हील नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आगे चलकर गैंग्रीन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। साथ में क्या करेगा, डिले करेगा वुंड हीलिंग को। क्यों, मैंने बताया ना, क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है तो फिर वहां पर क्या होगा, ड्राई नहीं हो पाएगा। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस, है ना। डायग्नोसिस बात करने से पहले अपन को ये जनरल चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल के एक हेल्दी पर्सन के अंदर, ठीक है, आप में और मेरे में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल का चेक कराए ना, तो फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब होता है कि जो मॉर्निंग सैंपल जो अपन ब्लड का लेते हैं ना, जब अपन ने ना तो कुछ खाना खाया होता है, ना चाय पी होती है, या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं लिया होता है जो कि अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को एक्टिवेट करे, तब अपन ब्लड शुगर चेक करते हैं ना, तो ब्लड शुगर किससे कम रहना चाहिए, लेस देन 100 mg पर डीएल से कम रहना चाहिए। फिर आता है पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर का मतलब क्या होता है, आफ्टर मील, कि जब अपन ने खाना खा लिया उसके बाद अगर जब अपन ब्लड शुगर करेंगे ना, तो वो लेस देन 140 से कम रहना चाहिए। ठीक है, लेस देन 140 रहना चाहिए, 140 से कम आएगा तो वो एकदम बढ़िया है। फिर आता है HbA1c। HbA1c इसको आप स्टार मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है HbA1c। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 5.6%। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस की। डायग्नोसिस डायबिटीज मेलाइटस के डायग्नोसिस, सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री टेकिंग करनी है। हिस्ट्री टेकिंग में आप क्या पूछेंगे, हिस्ट्री टेकिंग में उससे पूछेंगे कि आपको कौन कौन से सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, प्यास ज्यादा लग रही है, खाना आपको ज्यादा लेना पड़ रहा है, या फिर आप एक एडिक्वेट अमाउंट में खाना खा रहे हो, यूरिन जो है वो कितने बार बार आ रहा है, या यूरिन का अमाउंट कितना आ रहा है, आपके घर में कोई हेरिडिटी तो नहीं थी, या आपके परिवार में किसी को तो नहीं था, ये अपन हिस्ट्री टेकिंग के अंदर लेंगे। इसके बाद में आता फिजिकल एग्जामिनेशन, अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, कि फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कहीं ट्रॉमा तो नहीं है। ठीक है, और अलग 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 फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करके अपन चेक करेंगे डायबिटीज को। अब आता है अपन यहाँ पर क्या करेंगे, मेन एग्जामिनेशन करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड के अंदर अपन क्या चेक करेंगे, ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे। तो अपने पास के अंदर सबसे पहली कंडीशन जो आती है ना, वो आती है प्री डायबिटिक वैल्यू। प्री डायबिटिक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर आप मान लो कि डायबिटीज होने वाली है, तो उससे पहले जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल का जो इंडिकेशन होता है ना, वो कहलाता है प्री डायबिटिक वैल्यू। तो जब अपन उस पर्सन का फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे तो वो कितना आएगा, ठीक है, 100 से 125 mg पर डीएल आएगा। पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर चेक करेंगे तो 140 से 199 mg पर डीएल आएगा। और जब अपन उसका HbA1c चेक करेंगे तो कितना आएगा, 5.6 से लेकर 6.4% आएगा HbA1c। ठीक है, तो ये जो तीन कंडीशन है ना, ये तीन कंडीशन तो कौन सी है, अपनी प्री डायबिटिक कंडीशन है। ठीक है, यहां पर अभी पेशेंट को डायबिटीज हुआ नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में उसको डायबिटीज हो जाए। अब आती है एबनॉर्मल वैल्यू, कि जिनको देख के आप बोल दोगे कि ये पर्सन को तो क्या है, डायबिटीज। सबसे पहला फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 126 mg पर डीएल। पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर कितना, मोर देन 200 mg पर डीएल। उसके बाद में आता है HbA1c कितना, मोर देन 6.5%। ये होता है वैल्यू, जो तीनों वैल्यू होती है ना, ये किसकी होती है, ये पेशेंट वैल्यू होती है। ठीक है, जो किसमें शो होगी, पेशेंट के अंदर शो होगी, जिसको क्या कॉज हो चुका है, डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो चुका है। ठीक है, अब अपन यहां पर बात करेंगे एक गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की।
जो कि कौन सा है, वो है अपने पास के अंदर HbA1c। जो HbA1c होता है ना, इट विल टेल ग्लूकोज स्टेटस ऑफ लास्ट पास्ट 3 मंथ। मतलब कि जो HbA1c होता है ना, ये क्या करेगा, आपके 3 महीने का 3 मंथ की जो एवरेज ब्लड शुगर है ना, उसका आपको क्या दे देगा, डाटा दे देगा। क्या आपके 3 महीने, जो लास्ट 3 महीने है ना, उसके अंदर पर डे आपकी एवरेज कितनी शुगर रह रही है ना, उसका डाटा कौन देगा, वो देगा HbA1c। इसका एग्जांपल, इसको समझने के लिए अपन देखते हैं कि अगर HbA1c अगर अपने पास के अंदर 12 आया, मान लो अपन ने उसकी जांच कराई, अपन को HbA1c कितना दिया उसने, उसने अपन को HbA1c दिया है 12, ठीक है। उसने अपन को HbA1c कितना दिया है, उसने दिया है 12%। तो अपन क्या करेंगे, अपन को निकालना है HbA1c, तो अपन क्या करेंगे 12 इंटू 25, ठीक है। 12 इंटू 25, तो अपने पास में क्या आंसर आ जाएगा, 300, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, लास्ट 3 मंथ्स पेशेंट एवरेज ब्लड शुगर कितनी है, 300 mg पर DL। मतलब पर डे उसका कितना ब्लड शुगर रह रहा है, 300 mg पर डे ब्लड शुगर रह रहा है, इसलिए अपन क्या कराते हैं, उसकी HbA1c कराते हैं। अब आपके पास में दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो। अगर मान लो किसी के 5% आया, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 25 कितना हुआ, 125। तो उसकी कितनी रह रही है, 125% रह रही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आराम से किसी का भी HbA1c की जो वैल्यू है उसको 25 से इंटू करके पूरे 3 महीने की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आता है अपने पास के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन किया जाने वाला टेस्ट, जिसको आप जानते हो RBS के नाम से, ठीक है। RBS बोलो तो रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर के अंदर क्या होगा कि आपको पता नहीं है पेशेंट ने खाना खाया नहीं खाया, आपको ये भी नहीं पता कि उसने खाना खाया है तो कितनी देर पहले खाया है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं पता, वो आपके पास में आया और उसने आपको बोला कि मेरे को जो है ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, मेरे को ये साइन एंड सिम्टम देखने लगे, तो आपने सीधा क्या करा, उसके रैंडम ब्लड शुगर करा ली। अब अगर उसकी रैंडम ब्लड शुगर 200 mg पर DL से ज्यादा ही है ना, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपको डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो गया है। आपको क्या चाहिए, उसकी रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200 mg पर DL आ गई, साथ में उसको क्लासिकल सिम्टम भी होने चाहिए। क्लासिकल सिम्टम बोल कौन कौन से आएंगे, क्लासिकल सिम्टम आएंगे पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीडिस्पिया, ये डी है ना, पॉलीडिस्पिया, ठीक है, पॉली यूरिया हो गया, पॉलीडिस्पिया, ठीक है। और क्या होगा, इंक्रीज एपेटाइट, ठीक है, उसको भूख ज्यादा लग रही होगी। तो ये कुछ क्लासिकल सिम्टम होते हैं, इनको मिला के और रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यू मोर देन 200 mg पर DL आना, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद अपन क्या बोलेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो गया है, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है अपने पास के अंदर, अपन ने इतनी सारी बातें कर ली, ठीक है, कि कैसे कॉज हुआ, क्या क्या कॉज होंगे, क्या क्या टाइप्स होंगे डायबिटीज मेलाइटस के, ठीक है। साथ में अपन ने ये भी देख लिया कि अपन उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, है ना। अब अपन को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है ना, वो देखना मैनेजमेंट। क्या अब अगर आपके पास में कोई पेशेंट आया जिसको डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो चुका है, उसका डायग्नोसिस भी बन चुका है, अब आपको क्या करना है, उसका मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या ठीक करनी पड़ेगी, उसकी डाइट थेरेपी ठीक करनी पड़ेगी। मतलब डाइट थेरेपी देंगे उसको, एक्सरसाइज, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, इंसुलिन और हेल्थ एजुकेशन। ये 5 चीजें ऐसी है जिनका आपको ध्यान रखना है किसी भी डायबिटीज रिलेटेड पेशेंट के अंदर, जब भी आप उसका क्या बनाओगे, मैनेजमेंट बनाओगे। तो सबसे पहले अपने पास में जो चीज आती है वो आती है डाइट थेरेपी, ठीक है। तो डाइट थेरेपी जो होती है ना, वो डाइट थेरेपी कैसा ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। क्या आपको सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, क्या आप मेडिसिन लेने से पहले सबसे पहले अपनी डाइट क्या कर लो, ठीक कर लो, ठीक है। तो डाइट ठीक करने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो कैलोरी, उसकी कैलोरी डेफिशिएंट करनी पड़ेगी। मतलब कैलोरी को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उसको 60% तो कार्बोहाइड्रेट देने, 40%
30% प्रोटीन देना और 10% देना है फैट। तो 60-30 कितना हो गया 90 प्लस 10 कितना हो गया 100%। मतलब उसको बोलना है कि आपको जो भी मील लेनी है उस मील के अंदर इन तीनों का अमाउंट कितना रहना चाहिए, 60% तो कार्बोहाइड्रेट का, 30% प्रोटीन का और 10% फैट का अमाउंट आपको रखना है। ठीक है, साथ में उसको बोल देना है कि आपको किसको प्रोहिबिटेड का मतलब स्टॉप, किसको स्टॉप कर देना है, शुगर। क्या भैया शक्कर तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। साथ में एक चीज ध्यान रखना, जितने भी डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको 3 वाइट चीजों से दूर रहना चाहिए। 3 वाइट चीजें कौन सी होती है, सबसे पहले तो आ गई शुगर, ठीक है। दूसरी वाइट चीज आती है अपने पास के अंदर सॉल्ट, और चौथी जो अपने पास में आती है उसको अपन बोलते हैं मैदा। मैदा का नाम सुना ना, मैदा। मैदा क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसको भी क्या होता है, नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये 3 जो व्हाइट चीजें है ना, ये बिल्कुल क्या कर देनी चाहिए, स्टॉप। किसके लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए। क्या आपको 3 व्हाइट चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, शक्कर नहीं खानी है, शुगर, ठीक है, शक्कर नहीं खानी है, सॉल्ट नहीं खाना है और मैदा नहीं खाना है। क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ये सीधा जाके क्या करते हैं, बढ़ाते हैं अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, शुगर तो आप समझ गए, सॉल्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो ड्रग्स होती है ना वो क्या करती है, बीपी इंक्रीज करती है। अब आप सॉल्ट दोगे तो बीपी और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आप पेशेंट आया था डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन लेके, ट्रीटमेंट के बाद लेके जा रहा है बीपी, तो ऐसा नहीं करना। इसलिए अपन को क्या कर देना, पहले ही प्रिवेंटिव तौर पर उसका सॉल्ट जो है उसको कम कर देना है। अब आता है मैदा। मैदा क्या क्या होता है, जो मैदा होता है ना वो रिफाइन होता है काफी, मतलब बिल्कुल बारीक छना हुआ होता है, जिसके कारण जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना वो ज्यादा होता है। तो क्या होगा, ये जल्दी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बूस्ट करेगा, मतलब ग्लूकोज जो है वो ज्यादा बनाएगा। इसलिए मैदा भी क्या होता है, अवॉइड करना होता है डायबिटीज पेशेंट को। ठीक है, अब आता है एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा, अगर मान लो, सबसे पहले तो आपको एक चीज यहां पर नोट करनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले एक चीज नोट करनी है, if blood glucose level is more than 250 mg per dl and ketones का मतलब क्या होगा, कीटोन बॉडी। कीटोन्स का मतलब यहां पे क्या है, कीटोन बॉडी आर प्रेजेंट, एक्सरसाइज इज प्रोहिबिटेड। मतलब कि अगर कोई पेशेंट है जिसका ब्लड शुगर लेवल भी कौन सा, एवरेज ब्लड शुगर लेवल अगर 250 से ज्यादा है, तो आपको उसको बोल देना कि भैया तुमको एक्सरसाइज करनी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि क्या हो सकता है उसके आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सके। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में सबसे मोस्ट कॉमन जो होती है वो होती है वॉकिंग। पेशेंट को बोलना है कि आपको रोज कम से कम 10,000 स्टेप्स तो करने ही करने हैं, कि इतने तो मैंडेटरी 10,000 स्टेप तो करने ही करना है, और इससे आगे करोगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, साथ में क्या करना है, जब भी अगर आप माइल्ड एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। और अगर जिसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 mg पर डीएल से कम है, तो आप उसको बोलना कि 10,000 स्टेप्स तो करने ही करने हैं। अब आते हैं अपने पास के अंदर ड्रग्स। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट एंड एंटी डायबिटिक ड्रग। ये क्या करेगी, ग्लूकोज लेवल को कम करेगी। ग्लूकोज लेवल को क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है, जो हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है और जो इंसुलिन थेरेपी है ना, इसकी मैं आगे एक फर्दर क्लास निकालूंगा, जिसके अंदर क्या होगा, केवल और केवल जो ड्रग्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है उनके ऊपर ये बात होगी। तो अभी आप केवल एग्जांपल समझ लो, जो सबसे पहली ड्रग्स आती है वो आती है सल्फोनीयूरियाज, जिसके अंदर आती है ग्लिमिप्रामाइड। ग्लिमिप्रामाइड ये ड्रग होती है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा आता है बिग्यूनेट्स, जिसके अंदर आपने नाम सुना होगा मेटफॉर्मिन। ठीक है, फिर आती है थियोलिड्स, और फिर आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। कौन सी आती है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर आती है। तो इसकी हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट और इंसुलिन थेरेपी की अपन ने अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंसुलिन टैबलेट दे दी, इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन की, कि आपको हेल्थ एजुकेशन में क्या देना। सबसे पहले तो गुड न्यूट्रिशन, उनको सीधा सा बोल देना है
कि जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है ना, उनको तो आपको क्या कर देना, बिल्कुल बंद कर देना। अपन ने बात करी थी ना, कौन से थे, शुगर, सॉल्ट और मैदा, ठीक है, इनको तो आपको क्या कर देना, बिल्कुल ही बंद कर देना है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज अपन ने बताया था 10,000 स्टेप्स, ठीक है, डेली 10,000 स्टेप्स करने। डाइट कंट्रोल टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, ठीक है, अपन ने इसलिए तो यहाँ पे क्या किया था, ठीक है, सॉल्ट को बंद किया था ना, क्योंकि क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए अपन को क्या करना है, डाइट मेंटेन करनी है, और डाइट मेंटेन में अपन को क्या करना है, फैट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसलिए अपन ने फैट का कितना % दिया था, केवल 10%, क्योंकि अपन को पता है इससे आगे चलकर क्या हो सकता है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर कॉज हो सकता है। ठीक है, साथ में पेशेंट को एडवाइस करनी है कि वो सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें। सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग किससे करेगा, ग्लूकोमीटर से, ठीक है, ग्लूकोमीटर। क्या आप एक ग्लूकोमीटर खरीद लो, और जब भी आपको लगे, या फिर खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और जब भी आपको लगे कि मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या चेक कर लेना, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लेना है। और किसकी सहायता से चेक करना है, ग्लूकोमीटर की हेल्प से चेक करना है। ठीक है, अब यहां पर तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन आती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ये हाइपोग्लाइसीमिक अवेयरनेस। क्या होता है, जैसे कुछ जो ड्रग्स आती है ना, जैसे सल्फोनो यूरियाज जो ड्रग है, जिसके अंदर अपन ने नाम बताया था ग्लिमिप्रामाइड, ठीक है, साथ में इंसुलिन है, ये क्या करती है ना, ये क्या करेगी, इंसुलिन को ना बढ़ा देगी बॉडी के अंदर। ठीक है, इंसुलिन बनेगा तो जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट जो है वो है हाइपर ग्लाइसीमिक कंडीशन हो, बट आफ्टर टेकन मेडिसिन वो क्या हो गया, हाइपो में चल गया, क्या उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज्यादा कम हो गया कि उसको सिम्टम आने लग गए। तो उनको बताना है कि आपको अगर टेबलेट लेने के कुछ टाइम बाद नोजिया होता है, ग्रीडीनेस मतलब कि कुछ खाने का लगता है कि यार मुझे कुछ खिलाओ, ऐसा होता है ना, आपने एडवर्टाइज देखा होगा, वो बोलता है कि जब भी तेरे को भूख लगती है तो तू पागल हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो वो कहलाता है ग्रीडीनेस। ठीक है, सीजर्स, तान आने लग जाती है, और सिनकोप, पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हाइपरग्लाइसीमिक के क्या होता है, अवेयरनेस साइन होते हैं, जो अपन को डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट को बताना है। साथ में पेशेंट को बोलना है कि आपको रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करते रहना है। फिर आता है स्किन एग्जामिनेशन। स्किन एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो डायबिटीज मेलाइटस का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ना, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इंजरी, वो होता है डायबिटिक फुट। क्या होता है, डायबिटिक फुट होता है। तो अपन है ना स्किन एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली जो फुट एग्जामिनेशन है, जो फुट एग्जामिनेशन है ना, उसको अपन क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं सबसे ज्यादा। क्या आपको अपने फुट का ध्यान रखना है, क्या, क्यों, क्योंकि अगर डायबिटीज के अंदर अगर इंजरी हो गई तो वो इतनी जल्दी ढंग से हील नहीं होगी। ठीक है, और पेशेंट को बोलना अवेयर फ्रॉम इंजरी, क्या अपने आप को जितना हो सके इंजरी से बचाना है। क्यों इंजरी से बचाना है, क्योंकि अपन ने इसका साइन एंड सिम्टम में पढ़ा था, ये जो डायबिटीज मेलाइटस जो कंडीशन है क्या करती है, वुंड हीलिंग को डिले करती है। ठीक है, आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए कि आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिख दें और मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।